इस लेक्चर में हम देखेंगे नेम स्पेस के बारे में। ओके, तो इस लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट इज़ नेम स्पेस, नेम स्पेस क्या होता है और इसका यूज़ किस तरीके से प्रोग्रामिंग में किया जाता है अच्छी प्रोग्रामिंग करने के लिए। तो नेम स्पेस के बारे में पता होना ज़रूरी है और नेम स्पेस का हेवीली यूज़ होता है हमारे C++ प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे नेम स्पेस। नेम स्पेस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें देखना है व्हाट इज़ द नेम स्पेस। व्हाट इज़ द नेम स्पेस। ओके, तो ये जो नेम स्पेस है इसको हम अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं C++ के अंदर। तो सबसे पहले हम नेम स्पेस को डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ अ डिक्लेरेटिव रीजन that provide scope to the number one identifiers, number second functions, number third variable, नंबर 4 क्लासेस एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे नेम स्पेस का मतलब ये होता है कि एक डिक्लेरेटिव रीजन होता है, मतलब एक आप एरिया बनाते हो और जिसके अंदर क्या करते हो कि आप अलग अलग जो प्रोग्रामिंग एलिमेंट है जैसे आइडेंटिफायर, फंक्शन, वेरिएबल और क्लासेस उसके अंदर आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपली ये है कि नेम स्पेस मतलब एक एरिया डिफाइन करते हो, उस एरिया के अंदर आप अलग अलग वेरिएबल का डिक्लेरेशन कर सकते हो। तो ये एक डिक्लेरेटिव रीजन होता है जिसके अंदर हम हमारा जो भी प्रोग्रामिंग एंटिटीज़ होती है जैसे फंक्शन, क्लासेस, आइडेंटिफायर, इसको डिक्लेयर करके हम रखते हैं। ठीक है, नाउ सेकंड है यहाँ पे हम इसको सेकंड तरीके से और एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेम स्पेस आर यूज्ड टू to organize a code into logical group and to prevent name collision, collision। ओके, तो यहाँ पे नेम स्पेस का यूज़ होता है कि जो भी हमारा कोड है उसको एक लॉजिकली ग्रुप बना के उसके अंदर हम रखेंगे ताकि सेम हमारे वेरिएबल फंक्शन हम अलग अलग कोड के अंदर यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमें एग्जांपल में हम देखो यहाँ पे एग्जांपल में नेम स्पेस का मतलब कुछ नहीं, एक एरिया है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एरिया बना के रखा है इस तरीके से, तो ये ग्रुप बनाया है मैंने और यहाँ पर भी एक ग्रुप बनाया है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि इस ग्रुप के अंदर अगर हमने वेरिएबल इंटीजर x यूज़ किया है, इंटीजर x इक्वल टू 10, ठीक है, तो इसके अंदर हम कोड को ग्रुप करके रखते हैं। सेम इस ग्रुप के अंदर भी हम x इक्वल टू 50 इस तरीके से लिखेंगे हम। ठीक है, अब इसको नाम दे दिया हमने नेम स्पेस ABC और इसको नाम दिया है नेम स्पेस XYZ। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, दो ग्रुप बनाए। तो सिंपली नेम स्पेस का मतलब ग्रुप होता है। जैसे मान लो कि हमारा फोल्डर होता है तो फोल्डर नेम स्पेस होता है और उसके अंदर हम अलग अलग फाइल रखते हैं, तो वो फाइल क्या हो गया, उसका कोड हो गया। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से कि हम प्रोग्रामिंग C++ के अंदर एक रीजन बनाते हो, एरिया बनाते हो, जिसको एक नाम देते हो और उसके अंदर एक कोड हम ग्रुप करके रखते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दो ग्रुप बनाए हैं, ABC नाम का ग्रुप जिसके अंदर ये कोड है मेरा वेरिएबल, और दूसरा ग्रुप है XYZ, इसके अंदर मैं ये कोड लिखा है। अब यहाँ पे दोनों कोड सेम है, मतलब दोनों के नाम सेम है, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है। ठीक है, तो आप सेम नाम से कोड अलग अलग वेरिएबल फंक्शन बना के अलग अलग ग्रुप में रख सकते हो। ठीक है, अब इसका मेन यूज़ है कि जैसे मैं ये x को यूज़ करना चाहूँगा तो ये x किसका होगा, ये प्रॉब्लम आएगा आपको। तो यहाँ पे फिर आपको यहाँ पे यूज़ करना है, जैसे मैं यूज़ करूँगा x, यहाँ पे
एक्स वाई जेड, ये हो गया एक्स वाई जेड, मतलब ये इस ग्रुप का हो गया, ठीक है। और अगर मुझे प्रिंट करना है ए एस की वैल्यू, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ए बी सी ए, तो इसका यूज़ करेंगे, तो ये हो गया इस ग्रुप का वैल्यू, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप जो भी कोड है आपका, वो एक स्पेसिफिक लॉजिकली ग्रुप बना के उसके अंदर कोड को रख सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज अ नेम स्पेस, ठीक है। तो नेम स्पेस का इस्तेमाल होता है कि हम जो भी कोड करते हैं अलग अलग उसका लॉजिकली ग्रुप बना के उसको रखते हैं, और जैसे भी हम यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, तो जहाँ पे हमारा सेम वेरिएबल जब आता है या फिर सेम नाम से दूसरी लाइब्रेरी होती है उसके अंदर भी सेम नाम से हमारा वेरिएबल या फंक्शन होता है, तो फिर हमें वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आता है कि यार ये किसका है एक्चुअली। तो उस टाइम हम क्या कर सकते हैं, नेम स्पेस को रेफर करके उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये इस नेम स्पेस का है और ये दूसरे नेम स्पेस का है, ठीक है। तो ये इसका मेन पर्पज़ होता है। तो दैट्स वाई नेम स्पेस आर यूज टू ऑर्गेनाइज कोड इनटू लॉजिकल ग्रुप। तो हम यहाँ पे अलग अलग ग्रुप बनाते हैं और उसके अंदर अलग अलग कोड लिखते हैं टू प्रिवेंट द नेम कॉलिजन। मतलब सेम नेम से अगर कोड आता है तो वो कोड हमें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हम अपना ग्रुप जो नेम स्पेस का नाम है उसका नाम रेफर करके, ठीक है। इस तरीके से आप C++ के अंदर जो भी कोड है आपका अलग अलग उसको लॉजिकली ग्रुप कर सकते हो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि बेसिक यूसेज ऑफ नेम स्पेस। तो नेम स्पेस किस तरीके से बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अंडरस्टूड नेम स्पेस का कॉन्सेप्ट। तो अभी हम देखेंगे क्रिएट ए नेम स्पेस। इन C++, ठीक है। अब C++ के अंदर हम नेम स्पेस को क्रिएट करेंगे। अब नेम स्पेस को क्रिएट करने के लिए आपको कीवर्ड यूज करना है। तो यहाँ पे नंबर 1 टू क्रिएट a name space there is a keyword called as, तो कीवर्ड यूज करना है आपको नेम स्पेस, ओके। तो ये कीवर्ड है नेम स्पेस फॉलोड बाय नेम ऑफ द नेम स्पेस, ठीक है। तो उसके आपको क्या करना है, नेम स्पेस का नेम देना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये दो चीज़ें यूज़ करनी है आपको नेम स्पेस बनाने के लिए। नेम स्पेस कीवर्ड है। तो अब इसका सिंटैक्स देखेंगे किस तरीके से है। सिंटैक्स, इसका सिंटैक्स है नेम स्पेस और यहाँ पे है आइडेंटिफायर, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, और दिस इज कॉल्ड एज द बॉडी ऑफ द नेम स्पेस, ठीक है। तो ये इसका सिंटैक्स है। तो आप यहाँ पे नेम स्पेस बनाते हैं मतलब एक लॉजिकली ग्रुप बनाते हो जिसके अंदर आप कोड रखते हो। तो आप अलग अलग कोड अलग अलग ग्रुप में बना के रख सकते हो ताकि सेम नाम से अगर कोई कोड होता है तो वो मल्टीपल कोड आप एक जगह पे यूज़ करना चाहते हो और वहाँ पे उसके अंदर सेम नेम है तो उस सेम नेम को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो अलग अलग ग्रुप का नाम रेफर करके, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, नेम स्पेस बना सकते हो। तो ये सिंटैक्स है। तो इस सिंटैक्स को फॉलो करके हमें नेम स्पेस बनाना है, ठीक है। तो चलो अभी हम यहाँ पे एक नेम स्पेस बनाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देखेंगे एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे देखा है बनाना है नेम स्पेस और नेम स्पेस का यहाँ पे नाम देना है। तो इस सिंटैक्स को हम एक्सप्लेन करेंगे वेयर क्लॉज में पहले। वेयर, तो वेयर में नंबर 1 था नेम स्पेस। सो इट इज a keyword used to define नेम स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पे आप नेम स्पेस बनाने के लिए आपको कीवर्ड का इस्तेमाल करना है।
तो ये है कीवर्ड नेम स्पेस। और जब भी बात आती है कीवर्ड की तो कीवर्ड एज इट इज़ होना चाहिए, ठीक है। तो जस्ट जिस तरीके से नेम स्पेस नाम है आपको सेम इसी तरीके से नाम यूज करना है, ठीक है। नाउ सेकंड है यहाँ पे आइडेंटिफायर। So here it is name given to namespace for provide identity, ठीक है। तो नेम स्पेस को हम एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज आइडेंटिफायर। तो यहाँ पे जो भी हमने आइडेंटिफायर पढ़े हैं उसका आइडेंटिफायर का रूल इस्तेमाल करके हमें यहाँ पे नाम देना है नेम स्पेस को, ठीक है। तो ये दो चीज़ें यहाँ पे हमें करनी है। तो अभी चलो इसका एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, तो हम यहाँ पे एक नेम स्पेस बनाएंगे, नेम स्पेस, और नेम स्पेस का नाम देंगे जैसे कि हम हमारा एक फंक्शनलिटी है, जैसे कि पासवर्ड नाम का नेम स्पेस है यहाँ पे, ठीक है। तो नेम स्पेस पासवर्ड, ये नेम स्पेस नाम है, और इसके अंदर हम कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। इंटीजर कोड इज इक्वल टू 40, फ्लोट डेटा इज इक्वल टू 60, ठीक है। तो फिलहाल जस्ट हम यहाँ पे वेरिएबल ही डिक्लेयर करके रखेंगे इसके अंदर। तो ये हमने बनाया है नेम पेज। तो यहाँ पे ये जो है दिस इज अ कीवर्ड, ये कीवर्ड है, और यहाँ पे ये पासवर्ड जो है यहाँ पे इट इज आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर और नेम ऑफ नेम स्पेस, ठीक है। तो ये नेम स्पेस का नेम दिया है, ओके। और यहाँ पे ये जो है ये नेम स्पेस के अंदर हमने डिक्लेयर किया हुआ है, ये डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल इन अ नेम स्पेस, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि हमने एक कोड लिखा है नेम स्पेस के अंदर, डिक्लेयर करके रखा है। तो ये जो कोड है ये नेम स्पेस के बाहर आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इसका स्कोप जो है नेम इंटीजर फ्लोट और इंटीजर कोड और फ्लोट डबल, तो इसका स्कोप सिर्फ जितना नेम स्पेस है यहाँ तक ही उसका स्कोप है, मतलब उसके बाहर ये एक्सेसिबल नहीं है। तो उसके बाहर आपको एक्सेसिबल करने तो आपको यूज़ करना पड़ेगा नेम स्पेस का नाम पासवर्ड, और फिर उसका यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से आप नेम स्पेस बना सकते हो। सो दिस इज द स्कोप ऑफ द नेम स्पेस। नेम स्पेस मेंबर, आप इसको मेंबर भी कह सकते हैं क्योंकि उसके अंदर हमने इसको डिक्लेयर किया है। सो अभी यहाँ पे हम देखेंगे, अभी हमने नेम स्पेस तो बनाया है, तो अभी हमें क्या करना है, इस नेम स्पेस को यूज़ करना है, ठीक है। तो मतलब इसके अंदर जो भी डेटा हमने डिक्लेयर किया है, जैसे इंटीजर कोड और फ्लोट डेटा है, तो इसको हमें एक्सेस करना है, तो ओके। तो इसके बाहर एक्सेस करना है तो हम किस तरीके से उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक्सेस नेम स्पेस मेंबर्स, ठीक है। अब नेम स्पेस मेंबर को एक्सेस किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे टू एक्सेस नेम स्पेस मेंबर you use the scope resolution operators, तो इसका नेम स्पेस के मेंबर एक्सेस करने के लिए आपको स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करना पड़ता है, मतलब ये 4 डॉट होते हैं, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है। तो इसका यूज करके आप क्या कर सकते हो, नेम स्पेस के मेंबर एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मान लो कि मुझे ये जो मेरा नेम स्पेस है यहाँ पे पासवर्ड नाम का नेम स्पेस है, तो मुझे उसके मेंबर एक्सेस करना है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर सकते हो। जैसे हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से, यहाँ पे इंटीजर मेन, और हमें क्या करना है, प्रिंट करना है वैल्यू
वो किसकी, ये कोड की वैल्यू प्रिंट करनी है और फ्लोट की भी वैल्यू प्रिंट करनी है, लेकिन ये वैल्यू किसके अंदर है, हमारा पासवर्ड नाम के नेम स्पेस के। तो इसके अंदर की फ्लोट और इंटीजर को हमें एक्सेस करना है, लेकिन हम उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, हमें जो नेम स्पेस का नाम है पासवर्ड उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसको करेंगे, जैसे कि सी आउटपुट के लिए हम आगे देखेंगे किस तरीके से सी आउट और हमारा नेम स्पेस का नाम था यहाँ पे पासवर्ड स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, और वेरिएबल कौन सा यूज करना है मुझे, कोड। तो इस कोड वेरिएबल को मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा सेमीकोलन। फिर मुझे और प्रिंट करना है सी आउट, नेम स्पेस का नाम है पासवर्ड, और उसी के अंदर मेरा दूसरा वेरिएबल है दैट इज कॉल्ड एज द डेटा, मैं यहाँ पे डेटा प्रिंट कर दूँगा इस तरीके से, ठीक है। और ये मेन फंक्शन रिटर्न करेगा रिटर्न 0, मतलब नॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ अ प्रोग्राम, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा प्रोग्राम हो गया। तो ये जो कोड है यहाँ पे, दिस इज अ एक्सेस नेम स्पेस मेंबर, एक्सेसिंग नेम स्पेस मेंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, नेम स्पेस के मेंबर को क्या किया है, एक्सेस किया है। तो इस तरीके से, तो सिंपली आपको एक्सेस करने के लिए यहाँ पे क्या यूज करना है, नेम स्पेस का नाम यूज करना है, नेम ऑफ नेम स्पेस, नेम ऑफ नेम स्पेस, और यहाँ पे आपको यूज करना है दिस इज कॉल्ड एज अ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, रिजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है। तो ये एक ऑपरेटर आपको देना है, और बाद में ये जो कोड है ये क्या है, इट इज ए एक्चुअल मेंबर, एक्चुअल एक्सेस्ड मेंबर, ठीक है। तो आपको जो मेंबर एक्सेस करना है वो आप उस तरीके से एक्सेस कर सकते हो। तो ये एक सैम्पल कोड मैंने लिखा है, जब हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे मैं प्रॉपर कोड करके आपको एग्जीक्यूट करके बताऊंगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल स्टार्ट करने के लिए हमें इनफ कोडिंग पता होना जरूरी है, ताकि हम प्रैक्टिकल करने के लिए जो भी कॉन्सेप्ट हमें रिक्वायर है वो उसका यूज़ कर सकते हैं हम बेहतर तरीके से, ठीक है। तो वो प्रैक्टिकल करने से पहले हमें प्रैक्टिकल के लिए जो इनफ कोडिंग चाहिए समझने के लिए वो हमें आनी चाहिए, पहले उसकी कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल ले रहे हैं और उसके अंदर आपको कोड समझ में नहीं आ रहा है। तो जो भी कोड हम प्रैक्टिकल में स्टार्ट करने के लिए आवश्यक है उस सारे कॉन्सेप्ट पहले हम थ्योरेटिकल देखेंगे इस तरीके से, जिस तरीके से वर्क करते हैं, और उसके बाद हम इसको देखेंगे प्रैक्टिकली हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे अप्लाई करके। ओके, सो ये हो गया हमारा एक्सेसिंग नेम स्पेस मेंबर, ठीक है। अब हम यहाँ पे सेकंड है यहाँ पे यूजिंग कीवर्ड। तो हम डायरेक्टली नेम स्पेस मेंबर को यहाँ पे हमने एक्सेस किया है यूजिंग नेम स्पेस नेम। अभी हम यूजिंग कीवर्ड का इस्तेमाल करके भी नेम स्पेस के मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हियर एक्सेस नेम स्पेस मेंबर यूजिंग कीवर्ड, ठीक है। तो अभी यहाँ पे यूजिंग एक कीवर्ड है जो कि प्रोवाइड किया गया है, उसका इस्तेमाल करके हम नेम स्पेस के मेंबर को भी डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे ये किस तरीके से है। तो ये यहाँ पे यू कैन ब्रिंग ऑल स्पेसिफिक मेंबर्स, all specific members of a namespace into the current scope using the using keyword. ओके, तो यूजिंग कीवर्ड का इस्तेमाल करके आप जो भी नेम स्पेस के सारे मेंबर है उसको आप क्या कर सकते हो, लोड कर सकते हो करंट स्कोप के अंदर। मतलब जहाँ पर आप उसका यूज़ करना चाहते हो उसके अंदर जो भी हमारे नेम स्पेस के मेंबर है सबको क्या कर सकते हो, आप लोड कर सकते हो, ठीक है। तो इसका यूज इसलिए होता है कि देयर इज नो नीड टू रेफर योर नेम ऑफ द नेम स्पेस। ओके, तो नाउ हियर
by using keyword, there is no need to use namespace name to access its member in a current scope। ठीक है, तो जो भी करंट स्कोप है, मतलब जहाँ पे हम नेम स्पेस के मेंबर यूज़ करना चाहते हैं, वहाँ पे नेम स्पेस का नेम को रेफर करके हमें ज़रूरत नहीं है इसका यूज़ करने के लिए। तो हम इसको देखेंगे किस तरीके से। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया था नेम स्पेस का नेम और फिर उसका मेंबर का नेम लिया था। तो हमें अगर यूजिंग कीवर्ड यूज़ करते हैं तो हमें उसका नेम लेने की ज़रूरत नहीं है और नेम स्पेस का डायरेक्टली उसके मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं हम। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में देखेंगे हम, एग्जाम्पल में जैसे हमारा नेम स्पेस था माय नेम स्पेस। ठीक है, तो जैसे हमने एक नेम स्पेस बनाएंगे हम सबसे पहले, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेम स्पेस का नाम देंगे हम डेटा। तो डेटा नाम से नेम स्पेस बनाएंगे जिसके अंदर हम कुछ डेटा रखेंगे, जैसे इंटीजर, पास कोड, इसके अंदर हम 50 वैल्यू रखेंगे। यहाँ पे डबल वैल्यू, इसके अंदर 100.50, ये दो वैल्यू हमने रख दिए ये नेम स्पेस के अंदर। ओके, तो अभी हमें इस नेम स्पेस के मेंबर जो है, सो दिस इज कॉल्ड एज अ मेंबर ऑफ द नेम स्पेस। तो ये है नेम स्पेस के मेंबर, जिसके अंदर जो भी हमने डिक्लेयर किया है इसी को कहा जाता है मेंबर ऑफ नेम स्पेस। ओके, तो ये नेम स्पेस के मेंबर है, इसको एक्सेस करना है। तो अभी चलो इसको हम यूज़ करेंगे जैसे मेन फंक्शन के अंदर। तो void मेन, रिटर्न टाइप void लिखा है हमने, ओपन ब्रैकेट। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये जो नेम स्पेस है हमारा, जैसे कि यहाँ पे void मेन, अगर हमें ये पासकोड प्रिंट करना है तो हमें इसका नाम क्या है, इसको रेफर करना पड़ेगा डेटा को। ठीक है, तो जैसे हम पहले हमने किया था सी आउट और हमारा नेम स्पेस का नाम है डेटा स्कोप रिजॉल्वर ऑपरेटर और यहाँ पे उसका वेरिएबल नेम है पासकोड। तो यहाँ पे ये क्या होगा, पासकोड आपका प्रिंट होगा। यहाँ पे पासकोड कितना है 50। ठीक है, और यहाँ पे सी आउट, नेम स्पेस का नेम है डेटा स्कोप रिजॉल्वर ऑपरेटर एंड यहाँ पे वैल्यू है। तो ये वैल्यू मेंबर हमने प्रिंट किया है यहाँ पे इस तरीके से। तो वैल्यू है इसकी वैल्यू है 100.50। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आउटपुट आएगा। लेकिन अभी ये तो हो गया हमने सिर्फ विदाउट यूजिंग कीवर्ड ये नेम स्पेस का हमने मतलब उसके मेंबर एक्सेस किए। अगर आप यहाँ पे नेम स्पेस यूजिंग कीवर्ड का इस्तेमाल करते हो तो जैसे कि यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस और नेम स्पेस का नेम है हमारा डेटा सेमीकोलन। तो इसका मतलब ये है कि ये जो डेटा वाला नेम स्पेस है यहाँ पे, इसको अभी हमने क्या किया है, लोड किया है हमारे करंट प्रोग्राम के अंदर। तो लोड होने के बाद ये जो दो मेंबर है आप डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकते हो, आपको उसका नेम रेफर करने की ज़रूरत नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आफ्टर यूजिंग कीवर्ड तो आप इस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं सी आउट और डायरेक्ट पासकोड सेमीकोलन एंड सी आउट, डायरेक्ट आप प्रिंट कर सकते हो वैल्यू सेमीकोलन। तो सी आउट का मतलब यहाँ पे प्रिंट करने के लिए यूज होता है, हम आगे देखेंगे। तो इसकी वैल्यू है 50 और यहाँ पे इसकी वैल्यू है 100.50। ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन। तो यहाँ पे कोई रिटर्न नहीं आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे रिटर्न टाइप void लिखा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो प्रोग्राम लिखा है हमने, तो यहाँ पे देखो जैसे हम ये यूजिंग नेम स्पेस डेटा करते हैं, मतलब जो भी हमारा नेम स्पेस है उसके सारे मेंबर ऑटोमेटिकली लोड होते हैं यहाँ पे। तो हमें इस मेंबर जो है उसके नेम स्पेस का नाम रेफर करके इस तरीके से लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, उसके बाद उसके मेंबर इस तरीके से हम प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सेस कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज अ नेम स्पेस।
जस्ट वन से, ठीक है। तो यूजिंग कीवर्ड जो है यहाँ पे, ये यूजिंग कीवर्ड, तो यूजिंग कीवर्ड क्या करता है, नेम स्पेस यहाँ पे हम डेटा को यूज़ कर रहे हैं करंट स्कोप में, उसके अंदर सारे जो मेंबर है सबको क्या करता है, लोड करता है। तो हमें डायरेक्टली वो मेंबर सारे एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी आपको रिक्वायरमेंट होती है कि आपको नेम स्पेस के अंदर सारे मेंबर को लोड नहीं करना है, स्पेसिफिक मेंबर को ही लोड करना है, तो उस टाइम आप यूज़ कर सकते हो ये करंट स्पेसिफिक मेंबर को आप लोड कर सकते हो नेम स्पेस के अंदर, ठीक है। तो जैसे हमारा एक नेम स्पेस है यहाँ पे, जैसे नेम स्पेस का नाम यहाँ पे हमने डेटा दिया है, जैसे इसके अंदर इंटीजर पासकोड फोर्टी दिया है, ठीक है। और इसके, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसके बुलियन इज ओके इज इक्वल टू ट्रू लिखता हूँ, ठीक है। और ये दो मेंबर है नेम स्पेस के अंदर, तो मुझे सिर्फ इसका पासकोड मेंबर ही यूज़ करना है, बाकी यूज़ नहीं करना है करंट स्कोप के अंदर, ठीक है, प्रोग्राम के। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली स्पेसिफिक मेंबर को ही क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे लोड कर सकते हो। तो इस तरीके से कर सकते हो यूजिंग नेम स्पेस, और नेम स्पेस का नाम क्या है, डेटा, और उसका स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर कौन सा मेंबर, सिर्फ पासकोड को ही मुझे लोड करना है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया है, स्पेसिफिक मेंबर को ही लोड कर दिया यहाँ पे। तो आप डायरेक्टली आप पासकोड यूज कर सकते हो विदाउट रेफरिंग नेम स्पेस का नेम, ठीक है। तो अभी यहाँ पे समझ, मेरा फंक्शन है वॉइड मेन, और इसके अंदर हम यूज करते हैं सी आउट, और डायरेक्टली यूज कर सकते हैं पासकोड सेमीकोलन, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से ये फंक्शन क्लोज होगा। तो जैसे भी ये लाइन का आउटपुट आएगा तो ये डायरेक्टली पासकोड कौन सा है जो हमने लोड किया था, ये वेरिएबल है पासकोड, ठीक है। तो इसी को डायरेक्टली क्या करेगा, इसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा नेम स्पेस की। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्पेसिफिक मेंबर को ब्रिंग कर सकते हो आपके करंट स्कोप के अंदर, ठीक है। तो यूजिंग नेम स्पेस कोस है नेम स्पेस नेम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एंड वेरिएबल नेम, ठीक है। तो इस तरीके से सो राइट नाउ अभी हम देखेंगे नेस्टेड नेम स्पेस, मतलब आप नेम स्पेस के अंदर भी नेम स्पेस यूज कर सकते हो, तो उसी को कहा जाता है नेस्टेड नेम स्पेस। ठीक है, अब नेस्टेड नेम स्पेस का मीनिंग क्या होता है, नेस्टेड नेम स्पेस नेस्टेड नेम स्पेस रेफर टू नेम स्पेस विद इन अ नेम स्पेस, ठीक है। सो मतलब जैसे कि हमारा फोल्डर होता है, तो फोल्डर एक नेम स्पेस हो गया, फोल्डर के अंदर और फोल्डर बनाते हैं हम अलग अलग, वो नेस्टेड नेम स्पेस हो गए। मतलब नेम स्पेस के अंदर नेम स्पेस, जैसे हम फोल्डर के अंदर फोल्डर रखते हैं और उसके अंदर डेटा रखते हैं, फाइल्स रखते हैं, ठीक है। तो सेम इस तरीके से हम एक नेम स्पेस बनाएंगे, लॉजिकली ग्रुप बनाएंगे, उसके ग्रुप के अंदर भी ग्रुप बना सकते हो अलग अलग, तो उसी को हम बोलते हैं नेस्टेड नेम स्पेस, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊँगा कि जैसे कि हमने ग्रुप बनाया है लॉजिकली, तो ये एक लॉजिकली ग्रुप बन चुका है हमारा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेम स्पेस, आउटर नेम स्पेस, इसी को हम बोलेंगे आउटर, दिस इज कॉल्ड द आउटर नेम स्पेस, ठीक है। अब इसके नेम स्पेस के अंदर भी हम एक नया नेम स्पेस बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। और ये हो गया हमारा इनर नेम स्पेस, इनर नेम स्पेस, और ये जो है आउटर के अंदर इनर है, तो इसी को कहते हैं हम नेस्टेड नेम स्पेस, नेस्टेड नेम स्पेस, ओके। तो इस तरीके से क्या होता है, आप नेम स्पेस के अंदर नेम स्पेस बना सकते हो। तो ये आउटर नेम स्पेस है, जैसे इसका नाम हमने लिखा है आउटर, और ये है इसका इनर, सॉरी यहाँ पे आउटर, और इसका नाम है इनर। और फिर इसके अंदर आप डेटा रख सकते हो, यहाँ पे डेटा मतलब आपका कोड, तो आप इसके अंदर कोड ऑर्गेनाइज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग नेम स्पेस के अंदर आप बना सकते हो। तो चलो अब इसको सिंटैक्स देखेंगे, इसका किस तरीके से इसको बनाया जाता है। यहाँ पे सिंटैक्स
तो यहाँ पे बनाएंगे नेम स्पेस, आउटर नेम स्पेस, नेम। अब ये जो नेम स्पेस है इसके अंदर हम दूसरा नेम स्पेस बनाएंगे, नेम स्पेस इनर नेम स्पेस नेम। और इसके अंदर आप मेंबर डिक्लेयर करके रखेंगे, नेम स्पेस मेंबर। नेम स्पेस मेंबर, ठीक है। फिर आप दूसरा भी नेम स्पेस इसके अंदर बना सकते हो, नेम स्पेस सेकंड, इनर सेकंड नेम स्पेस नेम, और उसके अंदर उसके मेंबर आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो सिंपली यहाँ पे क्या कर रहा है कि आप एक मॉड्यूलर स्ट्रक्चर बना रहे हो जिसके अंदर ग्रुप के अंदर ग्रुप बना रहे हो आप कोड लिखने के लिए आपको, ठीक है। और वो कोड उसी नेम स्पेस का इस्तेमाल करके आप उसको एक्सेस करोगे। तो आप यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हो नेम स्पेस को हायरार्चिकल स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। मुझे आउटर के अंदर, इनर के अंदर, तो ये एक हायरार्चिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ मेंबर ऑफ नेम स्पेस मेंबर, ठीक है। और ये हो गया आपका नेम स्पेस, इसी को कहा जाता है इनर नेम स्पेस। ओके, तो ये हो गया इसका सिंटैक्स। तो चलो अभी हम नेम स्पेस बनाते हैं यहाँ पे। तो नेम स्पेस क्रिएट करते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब हम एक नेम स्पेस बनाएंगे, नेम स्पेस, उसका नाम देंगे एम्प्लॉय डेटा। तो इस नेम स्पेस के अंदर एम्प्लॉय का डेटा हम रखेंगे। तो इसके अंदर हम एम्प्लॉय का अलग अलग डेटा रखेंगे, तो अलग अलग नेम स्पेस बनाएंगे जिसके अंदर अलग अलग डेटा हम रखेंगे एम्प्लॉय का। तो उसके अंदर हम एक नेम स्पेस बनाएंगे, नेम स्पेस सैलरी डेटा। तो इसके अंदर सैलरी रिलेटेड डिटेल होंगी उसकी, जैसे एम्प्लॉय की सैलरी है EEMP सैलरी, हमने रखा है 5000 रुपीज़ 00, ठीक है। एम्प्लॉय की सैलरी रखिए, और उसके बाद उसका PF, जैसे PF हम इंटीजर रखेंगे, इंटीजर PF कितना होता है उसका 2000 रुपीज़। तो ये हो गया हमारा एक नेम स्पेस मतलब लॉजिकल ग्रुप जिसके अंदर हमने एम्प्लॉय के सैलरी रिलेटेड डिटेल लिखे है। तो अभी हम एम्प्लॉय का दूसरा डिटेल लिखना चाहेंगे, जैसे हम लिखेंगे नेम स्पेस सेकंड, तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल। तो ये एक हमने लॉजिकल ग्रुप बनाया है जिसके अंदर एम्प्लॉय की पर्सनल डिटेल हम स्टोर करके रखेंगे। जैसे उसका इंटीजर एज है, एम्प्लॉय का एज कितना है 40। ओके, सो एम्प्लॉय का रूम नंबर कितना है, फ्लैट नंबर 102, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, ये सेकंड हमने लॉजिकल ग्रुप बना है एम्प्लॉय का, और जिसके अंदर हमने उसके रिगार्डिंग डेटा को स्टोर किया है। तो ये हो गया आपका नेस्टेड नेम पेज, इसी को कहा जाता है नेस्टेड नेम पेज। तो ये यहाँ पे दिस इज कॉल्ड एज अ नेस्टेड नेम पेज। नेस्टेड नेम पेज, ओके। तो अभी इसका यूज़ करना है हमें, तो यूज़ करने के लिए सेम है, आप इसका नेम का इस्तेमाल करके भी यूज़ कर सकते हो, या फिर यूजिंग कीवर्ड का इस्तेमाल करके भी आप उसको लोड करते हो, ठीक है। तो अगर हमें पहले सैलरी डेटा प्रिंट करना है तो हमें पहले ये एम्प्लॉय डेटा से गुजरना होगा सैलरी तक, ठीक है। तो सैलरी डेटा को हम प्रिंट कर सकते हैं। तो चलो हम इसको उसका सैलरी का जो भी डेटा है उसको प्रिंट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन लेंगे हम एक्सेसिंग
एक्सेसिंग नेस्टेड नेम स्पेस मेंबर। तो जो भी हमारा नेस्टेड नेम स्पेस है उसके मेंबर क्या करना है, हमें अभी एक्सेस करना है। ठीक है, तो एक्सेस उसको किस तरीके से करते हैं अभी ये देखेंगे हम। तो अभी मेन फंक्शन के अंदर हमें प्रिंट करना है, तो यहाँ पे लिखना है हमें वाइड, तो यहाँ पे इस तरह से वाइड मेन। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हमें क्या प्रिंट करना है, इसकी सैलरी प्रिंट करनी है यहाँ पे। ठीक है, ये सैलरी प्रिंट करनी है, एमपी सैलरी। तो सबसे पहले हमें एम्प्लॉय को एक्सेस करना पड़ेगा, फिर सैलरी डेटा को एक्सेस करना पड़ेगा, और फिर जाके उसकी सैलरी को एक्सेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्सेस करेंगे एम्प्लॉय डेटा। तो यहाँ पे मुझे प्रिंट करना है सी आउट ई एम्प्लॉय डेटा, ये मेरा आउटर नेम स्पेस है, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, उसके अंदर इनर नेम स्पेस है सैलरी डेटा। यहाँ पे सैलरी डेटा और उसके अंदर है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, देखिए ईएमपी सैलरी सेमीकोलन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ईएमपी सैलरी को अभी प्रिंट किया है। तो सेम इसी तरीके से हमें पीएफ को प्रिंट करना है, तो हम पीएफ को भी प्रिंट कर सकते हैं। सी आउट आउटर नेम स्पेस है एम्प्लॉय डेटा, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, सैलरी डेटा, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और इसके पीएफ, इस मेंबर को हम प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपको प्रिंट करना है उसके पर्सनल डिटेल, जैसे एज है और फ्लोट एज है एंड फ्लैट नंबर, इसको प्रिंट करना है। ठीक है, तो ये पर्सनल डिटेल्स के अंदर है, तो हम उसको प्रिंट कर सकते हैं। सी आउट आउटर नेम स्पेस एम्प्लॉय डेटा, और यहाँ पे पर्सनल डिटेल नाम का इनर नेम स्पेस है पर्सनल डिटेल्स, और इसके अंदर है एज, उसका एज हम इस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमने प्रिंट किया है, और चाहे तो आप इस तरीके से दूसरा फ्लैट नंबर प्रिंट करना है, तो आउटर एम्प्लॉय डेटा, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, पर्सनल डिटेल्स, और यहाँ पे लिखेंगे फ्लैट नंबर। ठीक है, तो ये फ्लैट नंबर है मेंबर, इसको अभी हमने प्रिंट कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया नेम स्पेस को हमने, इनर नेम स्पेस को इस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको अभी लगता है कि मुझे इतना सारा हर वक्त नाम नहीं लिखना है, मैं डायरेक्टली क्या करना चाहता हूँ, लोड करना चाहता हूँ ये स्पेसिफिक नेम स्पेस को, उसके मेंबर को, तो आप यूजिंग कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। तो जैसे आप यहाँ पे यूजिंग करोगे, यूजिंग आपको लोड करना है सैलरी डेटा के मेंबर, ये दोनों को, तो आपको एम्प्लॉय डेटा और सैलरी डेटा को यूज करना पड़ेगा। तो यूजिंग नेम स्पेस, ये आउटर नेम स्पेस है एम्प्लॉय डेटा, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, सैलरी डेटा। तो जैसे भी आप एम्प्लॉय डेटा और सैलरी डेटा को यहाँ पे यूजिंग के ज़रिए लोड करोगे, तो सैलरी डेटा जो नेम स्पेस है हमारा ये, उसके अंदर जितने भी मेंबर है ऑटोमेटिकली लोड हो जाएंगे, और आपको कोई ज़रूरत नहीं है और उसका नाम रेफर करके प्रिंट करने की। तो आप डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकते हो एम्प्लॉय और पीएफ को। तो यहाँ पे इस तरीके से आप सी आउट ईएमपी सैलरी, डायरेक्टली ईएमपी सैलरी आपने एक्सेस किया है यहाँ पे, और आप एक्सेस कर सकते हो पीएफ। ठीक है, तो डायरेक्टली आप इसको एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको ये पर्सनल डिटेल भी डायरेक्टली एक्सेस करना है, लोड करना है, तो पर्सनल डिटेल्स को आप लोड कर सकते हो यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस, आउटर नेम स्पेस से एम्प्लॉय डेटा, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, और नाम है पर्सनल डिटेल। ठीक है, ये नेम स्पेस पर्सनल डिटेल्स। अब ये जो नेम स्पेस है यहाँ पे, ठीक है, अब ये नेम स्पेस है,
अब इस नेम स्पेस का मेंबर को हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि सी आउट एक सेकंड, क्या कर सकते हो, इस तरीके से डायरेक्टली उसका शॉर्ट में एक्सेस कर सकते हो। तो आपको इसको एक बार ही लोड करना है यूजिंग नेम स्पेस, ये कमांड का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो एक बार आपने ये लोड कर दिया उसको, तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसके मेंबर आप डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ नेम स्पेस। तो अभी हम इसका और थोड़े एडवांस कंसेप्ट देखेंगे। तो नेम स्पेस की आप हम देखेंगे एनोनिमस नेम स्पेस। एनोनिमस नेम स्पेस, ओके। तो व्हाट इज एनोनिमस नेम स्पेस? सबसे पहले देखेंगे हम anonymous namespace। Here you can define anonymous namespace as follow, ठीक है। तो अब एनोनिमस नेमस्पेस का हम किस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। सो नंबर्स पे नंबर 1, द नेम स्पेस विदाउट हैविंग नेम कॉल्ड एज एनोनिमस नेमस्पेस, ठीक है। तो जो भी आपका नेम पेज है उसको अगर नेम नहीं है तो मतलब वो क्या है, एनोनिमस नेम पेज है, ठीक है। सो इसका ये नेम स्पेस प्रोवाइड करता है नंबर 2, एनोनिमस नेम स्पेस, एनोनिमस नेम स्पेस provides internal linkage for their member, this means that any variable function or class declare inside an anonymous namespace is limited to the file in which it is declared, ठीक है। तो एनोनिमस नेम फेस का एनोनिमस नेम फेस हमें प्रोवाइड करता है इंटरनल लिंकेज। इंटरनल लिंकेज का मतलब होता है इट प्रोवाइड द इंटरनल लिंकेज फॉर देयर मेंबर। मतलब हम एक फाइल के अंदर नेम पेज बनाते हैं तो नेम पेज के मेंबर जो होते हैं वो उसी फाइल के अंदर हम यूज कर सकते हैं, किसी दूसरी फाइल के अंदर उसको नहीं यूज कर सकते। तो इस टाइप का जो भी नेम स्पेस होता है उसी को एनोनिमस नेम पेज कहते हैं और उसको नेम नहीं होता है, ठीक है। सो राइट नाउ अभी इसका सिंटैक्स देखेंगे किस तरीके से इसको बना, इसका सिंटैक्स है। तो सिंटैक्स के अंदर यहाँ पे लिखना है डायरेक्टली नेम स्पेस और उसको कोई नेम नहीं है तो डायरेक्टली उसका ब्लॉक ओपन करना और उसके अंदर मेंबर रखना है, जैसे कि इंट डेटा
इज इक्वल टू कुछ भी आप डेटा रख सकते हो, ठीक है। और जैसे फ्लोट या फिर कैरेक्टर में लिखता हूँ, कैरेक्टर CH इज इक्वल टू ए कैरेक्टर, ठीक है। तो ये डेटा हमने रखा है। तो ये हो गया आपका एनोनिमस नेम स्पेस, दिस इज कॉल्ड एज ए एनोनिमस नेम स्पेस। एनोनिमस नेम स्पेस, ओके। तो यहाँ पे कोई नेम नहीं है और ये उसके क्या हो गए, इसके ये नेम स्पेस मेंबर हो गए, ठीक है। तो इज इज अ नेम स्पेस मेंबर, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, जैसे कि मेंबर 1 अप टू मेंबर n। तो आप मल्टीपल मेंबर उसके अंदर रख सकते हो, ठीक है। तो ये इसका सिंटैक्स है। तो अभी चलो इसका एग्जांपल ले लेंगे हम। जैसे मान लो ये फाइल है, फाइल नेम demo.cpp। तो जो भी C++ की फाइल होती है उसका एक्सटेंशन क्या होना चाहिए, CPP। तो यहाँ पे ये .cpp है, ये C++ फाइल एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन। तो जो भी कोड लिखते हो आप C++ के अंदर, तो जो भी फाइल के अंदर कोड लिखते हो तो उस फाइल का एक्सटेंशन आपको .c++ रखना पड़ता है, मतलब CPP रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारी डेमो नाम की फाइल है। तो इस फाइल के अंदर हम एक नेम स्पेस बनाते हैं, एनोनिमस नेम स्पेस। जैसे हम नेम स्पेस डायरेक्ट लिखेंगे, नेम स्पेस, और इसके अंदर मैं लिखूँगा इंटीजर एज इज इक्वल टू 50 एंड कैरेक्टर CH इक्वल टू EA। तो ये दो मेंबर हमने यहाँ पे रखे नेम स्पेस के अंदर, नेम स्पेस क्लोज, ठीक है। अब हम इसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मेन फंक्शन हमें यूज़ करना है, वाइड मेन। और उस मेन फंक्शन के अंदर हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब एज और CH को। तो यहाँ पे कोई आपको लोड करने की ज़रूरत नहीं है नेम का इस्तेमाल करके, जो पहले किया था हमने। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली उसको प्रिंट करेंगे, सी आउट एज एंड सी आउट, डायरेक्टली प्रिंट करेंगे CH, ठीक है। तो ये मेंबर हम यहाँ पे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, एनोनिमस नेम स्पेस है। और ये सेम फाइल के अंदर क्या कर सकते हैं, आप इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। और ये हमारा प्रोग्राम क्लोज हो चुका है। यहाँ पे अगर ये जो नेम स्पेस है, हम ये दूसरी फाइल है, मान लो यहाँ पे दूसरी फाइल है, जैसे कि demo2.cpp। अब इस फाइल के अंदर हमारा फंक्शन है, मान लो वाइड मेन, और इस फंक्शन के अंदर हम इसको यूज़ करना चाहते हैं। तो ये नेम स्पेस यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं होता है, तो इट इज़ अ नॉट एक्सेसिबल, एक्सेसिबल, ठीक है। तो ये एक्सेसिबल नहीं होता है, मतलब जो सेम फाइल है, मतलब ये सेम फाइल के अंदर ही क्या हो करेगा, वर्क करेगा, अदरवाइज ये नहीं एक्सेस होगा। तो यही नेम स्पेस होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इट प्रोवाइड द इंटरनल लिंकेज ऑफ देयर मेंबर, ठीक है, इनटू द सेम फाइल। तो यहाँ पे वो इंटरनल लिंकेज प्रोवाइड करते हैं, मतलब उसके अंदर जो भी हम मेंबर लिखेंगे वो सेम फाइल के अंदर ही हम उसको यूज़ कर सकते हैं, किसी दूसरे फाइल के अंदर हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज एनोनिमस नेम स्पेस। तो हियर नोट लिखो एनोनिमस नेम स्पेस के बारे में, और इसका जो फाइल का स्कोप होता है, यहाँ पे फाइल स्कोप, everything declare in an anonymous namespace is only visible within the file, within the same file, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना, ओके। तो सेम फाइल के अंदर ही हम उसके मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं,
जिस फाइल के अंदर हमने एनोनिमस नेम स्पेस को डिक्लेयर किया है, अदरवाइज हम उसको किसी दूसरे फाइल के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द एनोनिमस नेम स्पेस। सो नाउ हियर तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे, अभी हमने नेम स्पेस के बारे में देखा है, तो नेम स्पेस के बारे में थोड़ा सा और थ्योरेटिकल जानकारी हम यहाँ पे देंगे। ओके, तो यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ अ नेम स्पेस। ठीक है, तो नेम स्पेस के एडवांटेजेस हम देखेंगे, क्या क्या एडवांटेजेस है उसके। तो सबसे पहला एडवांटेज है नेम स्पेस को यूज करने का, अवॉइड नेम। ठीक है, अब ये अवॉइड नेम कॉलिजन। ये एडवांटेजेस है। अब ये एडवांटेज का मतलब होता है हेल्प टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट between name defined in different library or part of a program। ठीक है, तो इसका अभी ये एक एडवांटेजेस ये है कि मान लो कि हमारे प्रोग्राम में हम मल्टीपल लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, उसका कोड यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दो लाइब्रेरी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, दोनों के अंदर ही सेम ही फंक्शन है या फिर सेम ही वेरिएबल है वो यूज़, तो वो वेरिएबल किसका होगा, कौन सी लाइब्रेरी का होगा। तो इस टाइप का जो कॉन्फ्लिक्ट आता है ये हम सॉल्व कर सकते हैं नेम स्पेस के ज़रिए। तो नेम स्पेस हम जो लाइब्रेरी का नेम स्पेस है उसी का वेरिएबल हम या फिर फंक्शन जो यूज करना चाहते हैं तो हम नेम स्पेस को स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका बेस्ट एडवांटेज है, दैट इज कॉल्ड एज अवॉइड नेम कॉलिजन। ठीक है, तो दो सेम कोड है हमारा, अलग अलग लाइब्रेरी ने प्रोवाइड किया है, तो दोनों का कोड सेम है, तो हमें सेम लाइब्रेरी यूज करना है प्रोग्राम के अंदर। लेकिन हमें प्रॉब्लम है कि वो लाइब्रेरी एक्चुअली डिटरमाइन किसका होगा, क्योंकि हमारे पास दो लाइब्रेरी है। ठीक है, तो इसके लिए नेम स्पेस का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम स्पेसिफिक नेम स्पेस को नाम रेफर करके उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे नेम के अंदर जो भी कॉलिजन हो रहा है वो कॉलिजन हम यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो हियर जैसे कि हमने इसका एग्जांपल पहले ही देखा था। उसके बाद है नंबर सेकंड, कोड ऑर्गेनाइजेशन। कोड ऑर्गेनाइजेशन, तो कोड ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप रिलेटेड कोड टुगेदर making it more manageable, ठीक है, अब इसका सेकंड एडवांटेजेस है कि जो भी हमारा कोड है हम क्या करते हैं, हमारे कोड को रिलेटेड ग्रुप बना के उसके अंदर रिलेटेड कोड को रखेंगे। जैसे हमने देखा था कि एम्प्लॉय की डिटेल से पर्सनल डिटेल हम अलग ग्रुप करके रखेंगे, सैलरी की डिटेल अलग ग्रुप करके रखेंगे। तो ये जो हम ग्रुप कोड का एक ग्रुप बनाएंगे और उस ग्रुप के रिलेटेड कोड उसी नेम स्पेस के अंदर रखेंगे। ठीक है, अगर दो ग्रुप के अंदर सेम भी डेटा आता है तो हम उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं उसका नेम स्पेस का इस्तेमाल करके कि हम किस नेम स्पेस का रेफर करना चाहते हैं। चाहे वो मल्टीपल लाइब्रेरी के अंदर सेम अगर कोड होता है फिर भी हम उसको क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाय यूजिंग उसका कौन सा ग्रुप है, उस ग्रुप का नाम रेफर करके। ठीक है, नाउ यहाँ पे थर्ड एडवांटेज है मॉड्यूलरिटी। support modular programming,
support module program by allowing different module to use the same name without conflict. ठीक है, तो ये मॉड्यूल प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है, मतलब सेम आपका जो कोड है वो आप अलग अलग मॉड्यूल में क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो विदाउट कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, तो इट सपोर्ट द मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग बाय अलाउइंग डिफरेंट मॉड्यूल टू यूज द सेम नेम विदाउट अ कॉन्फ्लिक्ट. तो यहाँ पे अलग अलग मॉड्यूल जो है उसके अंदर आप सेम नेम स्पेस का इस्तेमाल करके सेम जो कोड है उसका नेम स्पेस का वो आप मल्टीपल मॉड्यूल के अंदर यूज कर सकते हो. ठीक है, तो ये मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग सपोर्ट करता है. तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का मतलब सिंपली ये होता है कि आप चीज़ों को ग्रुप करके रखो और उसी को बार बार यूज करो, तो इसी को कहा जाता है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग. ठीक है, तो आप जो भी नेम स्पेस आप बना के रखते हो तो उसका अलग अलग मॉड्यूल में आप बार बार यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो इस तरीके से जो है ये नेम स्पेस जो आपका चैप्टर था दैट इज अ कंप्लीट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जब हम कोडिंग करेंगे तो आपको इसी का इस्तेमाल करना है. ठीक है, सो नाउ namespace chapter is completed. Chapter is completed. Okay, so do you have any question? कुछ प्रॉब्लम है इसके रिगार्डिंग किसी को? Right, sir. अंडरस्टूड प्रॉपरली? श्रावणी समझ में आ रहा है? काही प्रॉब्लेम नाही ना याच्यामध्ये समजायला किंवा डिफिकल्ट आहे असं काही? गुड. सो राइट नाउ अभी हम देखेंगे कंसोल इनपुट आउटपुट. सो अभी हम देखेंगे व्हाट इज द कंसोल इनपुट आउटपुट. तो व्हाट इज द कंसोल, पहले हम देखेंगे कंसोल क्या है. सो हियर इन a C++ console is a command line interface user to interact with C++ program. By the user. ठीक है, तो यहाँ पे कंसोल तो कंसोल का मीनिंग क्या होता है? ये कमांड लाइन इंटरफेस होता है जिसके जरिए यूज़र क्या करता है, सी लैंग्वेज प्रोग्राम के साथ इंटरेक्ट होता है. मतलब सी लैंग्वेज प्रोग्राम को वो एग्जीक्यूट कर सकता है, इनपुट पास कर सकता है और उसका जो आउटपुट है वो देख सकता है. ठीक है, तो इसी को कहा जाता है कमांड कंसोल कहा जाता है. तो कंसोल मतलब एक ब्लैक स्क्रीन होती है जिसके अंदर हम कमांड का इस्तेमाल करके सी लैंग्वेज प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, प्रोग्राम के साथ इंट्रैक्शन कर सकते हैं. ठीक है, तो उसी को कहा जाता है कंसोल कहा जाता है. अभी हम देखेंगे console input. What is the console input? Console input
refer to read data from कंसोल। ठीक है, तो जो भी हमारा कमांड लाइन इंटरफेस है उसके ऊपर जो भी डेटा यूज़र एंटर करेगा, हम वो डेटा क्या करते हैं, उसको रीड करते हैं हमारे सी प्लस लैंग्वेज के प्रोग्राम के अंदर। तो इनपुट लेने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कंसोल इनपुट यूज कर सकते हैं। सो इट टिपिकली रीड डेटा फ्रॉम it internally read data from standard input devices तो हमारे कंप्यूटर के अंदर स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइसेस होते हैं, उसका डेटा हम क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं हमारे सी लैंग्वेज प्रोग्राम के अंदर, सी प्लस प्लस के। जैसे कि नंबर 1 है कीबोर्ड है, कीबोर्ड से डेटा हम ले सकते हैं, कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड से हम कमांड कंसोल के ऊपर देते हैं तो वो डेटा की रीड करते हैं हम। ठीक है, तो कीबोर्ड से। सो दिस इज कॉल्ड एज अ कंसोल इनपुट। तो कंसोल इनपुट मतलब जो भी हमारा कंसोल होता है, जो कि कमांड लाइन इंटरफेस होता है, उसके ऊपर से जो भी डेटा यूज़र एंटर करेगा या फिर जो भी कमांड देगा तो उसको रीड करके हम सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम के अंदर इनपुट ले सकते हैं डेटा का। ठीक है, तो उसी को कंसोल इनपुट कहा जाता है। तो जो भी नॉर्मली कंसोल इनपुट जो होता है इंटरनली, वो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइसेस होते हैं, उसमें से डेटा वो रीड करता है ना। उसके बाद है यहाँ पे कंसोल आउटपुट। व्हाट इज कंसोल आउटपुट? कंसोल आउटपुट is refer to write data from C++ program to console to display on a screen to user। ठीक है, तो कंसोल आउटपुट का मतलब ये होता है कि जो भी आपका डेटा है सी प्लस प्लस के अंदर का, आप उसको डिस्प्ले करते हो कंसोल के ऊपर। तो ताकि कंसोल के ऊपर डिस्प्ले करोगे तो वो एक इंटरफेस है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर वो डेटा दिखाएगा और यूज़र को डेटा दिखेगा कि आपके प्रोग्राम के थ्रू क्या आउटपुट आया है। ओके, सो इसी को कहा जाता है कंसोल आउटपुट कहा जाता है। ठीक है, तो कंसेप्ट इज क्लियर, कंसोल इनपुट एंड आउटपुट। तो अभी चलो हम इसके कंसोल इनपुट और आउटपुट जो है यहाँ पे जैसे कि इंटरनली इट राइट डेटा टू स्क्रीन। ठीक है, तो जो भी डेटा है स्क्रीन के ऊपर राइट किया जाता है। आउटपुट का मतलब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखेंगे हम, नंबर 1 मॉनिटर्स, स्क्रीन जो भी, या फिर हमारा जो भी मॉनिटर होता है, ये स्क्रीन और मॉनिटर। तो डेटा वहाँ पे क्या होता है, हमारा राइट होता है, तो हम डेटा को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग कंसोल इनपुट एंड आउटपुट के रिगार्डिंग। ठीक है, सो अभी यहाँ पे हम इसका यूज़ करेंगे। तो यूज़ करने के लिए आपको किस तरीके से यूज़ करना पड़ेगा, तो हमें कंसोल के ऊपर इनपुट आउटपुट देना है, कंसोल से इनपुट लेना है या फिर कोई आउटपुट देना है, तो हमें सी प्लस प्लस ने ऑलरेडी कुछ लाइब्रेरीज प्रोवाइड की है जिसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, डेटा रीड कर सकते हैं या फिर राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये डेटा रीड और राइटिंग का जो कोड होता है, जो हार्डवेयर से कोड लेते हैं, तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ये कोड हम नहीं करेंगे, ये डायरेक्टली सी प्लस प्लस हमें प्रोवाइड करेगा, ताकि हम उस ऑलरेडी जो कोड है उसका यूज़ करेंगे और उसका इस्तेमाल करके हमारा काम पूरा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ अ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी
refer to predefined code that can be reused to perform specific tasks। ठीक है, तो जो भी लाइब्रेरी होती है मतलब ऑलरेडी कोड डिफाइन करके रखा हुआ होता है, लिखा हुआ रहता है, उसका कोई एक पर्पज़ होता है और उस कोड को आप जब चाहे तब यूज कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो आपका काम पूरा करने के लिए। तो आप लाइब्रेरी को एज अ रिसोर्स और टूल भी कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, सो यू कैन कंसिडर लाइब्रेरी एज अ टूल, यू कैन कंसिडर लाइब्रेरी एज अ टूल। आप लाइब्रेरी को टूल और रिसोर्स, तो आप लाइब्रेरी को टूल या रिसोर्स भी कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, नो वरी, मतलब ऑलरेडी उसने कोड किया दिया है हमें लाइब्रेरी मतलब ऑलरेडी कोड बना के रखा है, तो उसका स्पेसिफिक पर्पज़ है, तो हम जो हमें पर्पज़ अचीव करना है तो हम उस कोड को डायरेक्टली यूज करेंगे और हमारा काम पूरा करेंगे। ठीक है, जैसे मुझे कुछ मैसेज स्क्रीन के ऊपर देना है, तो स्क्रीन के ऊपर मैसेज देने के लिए ऑलरेडी कोड प्रोवाइड किया गया है और उस कोड को हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे और स्क्रीन के ऊपर मैसेज दे देंगे, तो वो जो कोड है उसी को बोला जाता है लाइब्रेरी बोला जाता है। ठीक है, तो हमें कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए C++ में लाइब्रेरी प्रोवाइड की है यहाँ पे। सो C++ प्रोवाइड console provide library for console input output। ठीक है, तो जो भी आपको कंसोल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करने हैं उसके लिए C++ ने लाइब्रेरी आपको प्रोवाइड की है। ठीक है, तो यहाँ पे लाइब्रेरी का नाम है, नेम ऑफ द लाइब्रेरी C++ प्रोवाइड्स IOStream लाइब्रेरी। ठीक है, तो C++ ने आपको एक IOStream लाइब्रेरी प्रोवाइड की है, जिसका मतलब ये होता है कि इनपुट आउटपुट स्ट्रीम होता है, तो इसका मतलब होता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, तो स्ट्रीम क्या होता है, एक मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू हम डेटा को इनपुट ले सकते हैं और डेटा राइट भी कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रीम। ठीक है, तो अभी हमें स्क्रीन के ऊपर आउटपुट देना है, तो हम आउटपुट जो लाइब्रेरी है C++ की लाइब्रेरी उसका हम इस्तेमाल करके आउटपुट दे सकते हैं। ठीक है, तो हियर राइट परफॉर्म आउटपुट कंसोल आउटपुट तो for console output there is a object, there is the std namespace and cout object member provided in a IOStream library। ठीक है, तो यहाँ पे IOStream नाम से एक लाइब्रेरी प्रोवाइड की है कंसोल इनपुट ऑपरेशन के लिए, और जिसके अंदर उन्होंने नेम स्पेस प्रोवाइड किया है std। तो ये जो std नेम स्पेस है इसका मतलब ये तो होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नेम स्पेस है। ठीक है, तो इस नेम स्पेस के अंदर एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड किया है दैट इज कॉल्ड एज अ cout ऑब्जेक्ट। ओके, ये cout ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, स्क्रीन के ऊपर और डेटा प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि हम एक मैसेज देना चाहते हैं स्क्रीन के ऊपर एज आउटपुट, तो हम किस तरीके से देंगे अभी यहाँ पे देखेंगे। सो डिस्प्ले मैसेज ऑन स्क्रीन, तो हमें स्क्रीन के ऊपर कुछ आउटपुट देना है, यूज़र को दिखाना है, तो हम मैसेज किस तरीके से देंगे। तो सबसे पहले आपको
हैश इंक्लूड करना है लाइब्रेरी। तो इसको आगे देखेंगे हम IO स्ट्रीम। तो ये है आपकी IO स्ट्रीम लाइब्रेरी इंक्लूड। तो आपके प्रोग्राम में आपको क्या करना है, IO स्ट्रीम लाइब्रेरी को इंक्लूड करना है। ठीक है, तो जैसे ये लाइब्रेरी लोड होगी तो इसके अंदर का कोड हमें अवेलेबल होगा। अब इसके अंदर बहुत सारे नेम स्पेस दिए हैं, मतलब अलग अलग कोड ग्रुप करके रखा है डिफरेंट नेम स्पेस के अंदर। तो यहाँ पे हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें सी आउट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, तो उसको लोड करना है, तो डायरेक्टली आप इस तरीके से यूजिंग का इस्तेमाल कर सकते हो, यूजिंग नेम स्पेस। और नेम स्पेस कौन सा यूज़ करने वाले हम, एसटीडी। तो एसटीडी जो नेम स्पेस है उसके सारे मेंबर को हमने लोड किया है हमारे करंट प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हमारा फंक्शन है यहाँ पे वाइड मेन, ये हमारा फंक्शन है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, जो ये स्टैंडर्ड नेम स्पेस है इसका जो मेंबर है, जैसे हमने पहले देखा था हमारे कस्टम नेम स्पेस के अंदर, तो इसका नेम स्पेस है सी आउट ऑब्जेक्ट, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डायरेक्टली सी आउट स्लैश, और यहाँ पे हम मैसेज दे देंगे वेलकम इन कोडलैंग्स। ठीक है, तो ये जो है सी आउट, तो हम इसको देखेंगे बाद में। और ये मैंने मैसेज यहाँ पे क्लोज कर दिया ब्रैकेट। तो जैसे भी प्रोग्राम रन होगा तो यहाँ पे आउटपुट, इसका आउटपुट आएगा इसी का, वेलकम इन कोडलैंग्स। तो ये आउटपुट आपको मिलेगा स्क्रीन के ऊपर, ऑन स्क्रीन। तो स्क्रीन के ऊपर ही आपका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, अभी चलो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। वेयर नंबर 1 एसटीडी, व्हाट इज एसटीडी? सो इट इज एसटीडी इज नहीं, सबसे पहले लाइन 1 से हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। लाइन 1, लाइन 2, यहाँ पे लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4 और लाइन नंबर 5। ठीक है, तो सबसे पहले हम लाइन नंबर 1 जो है, जैसे हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम। ठीक है, सो IO स्ट्रीम यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली इसको एक्सप्लेन करेंगे। इट इज़ अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, it is a preprocessor directive used to include external files or library in current file। ठीक है, तो आप जो भी एक्सटर्नल लाइब्रेरी है जो प्रोवाइड की गई सी में, या फिर एक्सटर्नल फाइल्स है, उसको आपको करंट प्रोग्राम फाइल के अंदर लोड करना है, तो आप हैश इंक्लूड का इस्तेमाल करते हो। ठीक है ना, उसके बाद इसके अंदर है यहाँ पे IO स्ट्रीम। IO स्ट्रीम इज अ कंसोल IO library, console IO library used include in current फाइल। तो इस फाइल के अंदर हम इस लाइब्रेरी को लोड कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पे जो एंगल ब्रैकेट है और ये एंगल ब्रैकेट है, इट इज़ अ सिंटैक्स यूज्ड विथ हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर टू लोड लाइब्रेरी। ठीक है, तो ये सिंटैक्स है, ओपन क्लोज ग्रेटर देन और लेस देन ब्रैकेट है, इसका इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, इस लाइब्रेरी को लोड करते हैं हमारे करंट प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, सो नाउ उसके बाद यहाँ पे सेकंड लाइन है, इस यूजिंग
namespace std, it is a it is bring std namespace into current scope। ठीक है, तो जहाँ पे हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ये नेम स्पेस जो है यहाँ पे std नाम का, जो कि IO स्ट्रीम लाइब्रेरी के अंदर है, उसको हम यहाँ पे लोड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लोड करने के लिए ये कोड किया जाता है। सो नाउ थर्ड, यहाँ पे सी आउट और दिस स्टेटमेंट। तो सी आउट जो है यहाँ पे ये हमारा ऑब्जेक्ट है। सी आउट इज अ कंसोल आउटपुट ऑब्जेक्ट used to display data on a screen। ठीक है, तो आपका जो भी डेटा है स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करने के लिए इस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नाउ इसके बाद है हमने देखा था ये ऑपरेटर है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज अ इंसर्शन ऑपरेटर। इट इज अ इंसर्शन ऑपरेटर, इट इज इंसर्शन operator to load data into output stream। ठीक है, तो जो भी हमारा कंसोल ऑब्जेक्ट है सी आउट, उसके अंदर हमें डेटा लोड करने के लिए इंसर्शन ऑपरेशन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और फाइनली यहाँ पे जो आता है जैसे कि वेलकम इन कोड लाइन्स। तो ये जो है इट इज़ एक्चुअल डेटा बीइंग डिस्प्ले ऑन अ स्क्रीन। तो ये डेटा है एक्चुअली जो कि हमें स्क्रीन के ऊपर इसको डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो प्रोग्राम है इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है कि किस चीज़ का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका std जो नेम स्पेस है आप इसको विदाउट लोडिंग मतलब यूजिंग नेम स्पेस std स्टेटमेंट का इस्तेमाल ना करते हुए भी आप सी आउट का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि एक्सेस std मेंबर विदाउट यूजिंग कीवर्ड। ओके, तो जैसे हमें प्रोग्राम करना है, एक मैसेज प्रिंट करना है यहाँ पे स्क्रीन पे वाइड मेन, और मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ सी आउट, लेकिन डायरेक्ट मैं सी आउट नहीं एक्सेस करूँगा क्योंकि ये std नाम के नेम स्पेस में लिखा है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको यूज करना पड़ेगा इस तरीके से std स्कोप रिजल्ट ऑपरेशन सी आउट, और फिर मैं इसके अंदर डेटा रख सकता हूँ वेलकम इन कोड लाइन्स सेमीकोलन, और यहाँ पे प्रोग्राम क्लोज। ठीक है, तो जैसे भी ये प्रोग्राम हमारा रन होगा तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा हमारा वेलकम इन कोड लाइन्स। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है आपका कंसोल आउटपुट आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके, हम अभी देखेंगे एंडल। कीवर्ड। ओके, अब यहाँ पे एंड एल एक कीवर्ड है, तो इसका मतलब होता है इट्स एंड लाइन। एंड एल रेफर टू end line, and L insert, and L inserts
inserts a new line and flushes the stream। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे भी हम एंड का इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या करता है, जो भी हम डेटा प्रिंट करने वाले कंसोल के ऊपर उसके आगे /n वैल्यू लगाता है, मतलब आने वाला आउटपुट न्यू लाइन से आएगा। ठीक है, और स्ट्रीम को फ्लश करता है, मतलब क्या करता है कि उसके अंदर जो भी कैश हुआ है डेटा उसको रिमूव कर देता है। फ्लश करते मतलब उसको पूरा रिमूव कर देते हैं, उस रिसोर्स को फ्री कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एंड वर्क करता है। तो जैसे हम इसका एंड का इस्तेमाल करेंगे, तो जैसे मैं अभी एग्जांपल लिखूंगा यहाँ पे। सो वॉइड मेन, अब आप कंसिडर करो कि मैंने लाइब्रेरी इंक्लूड की है। ठीक है, तो यहाँ पे सी आउट, मुझे आउटपुट देना है इंसर्शन ऑपरेटर, और यहाँ पे लिखेंगे हम डबल कोटेशन में स्ट्रिंग गुड मॉर्निंग, और फिर उसके आगे फिर इंसर्शन करके एंडल लिखेंगे, एंडल और सेमीकोलन। ठीक है, फिर हम यहाँ पे सी आउट लिखेंगे वेकअप और यहाँ पे सेमीकोलन। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम अभी रन हुआ है। तो वैसे भी ये आउटपुट आएगा इसका। तो सबसे पहले ये जो स्ट्रिंग है हमारी गुड मॉर्निंग, तो ये स्ट्रिंग गुड मॉर्निंग यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगी गुड मॉर्निंग, और फिर उसके बाद आया है एंडल। तो एंडल क्या करेगा, इसके आगे /n लगाएगा इस तरीके से। तो जैसे /n लगाएगा, फिर /n लगाने के बाद नेक्स्ट लाइन पे हमने क्या किया है, वेकअप लिखा है, तो यहाँ पे आएगा वेकअप। ठीक है, तो अभी ये क्या होता है कि जैसे भी ये आउटपुट आएगा तो पहले गुड मॉर्निंग और /n यहाँ तक लाइन प्रिंट होगी, मतलब /n का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ न्यू लाइन। तो जैसे भी ये लाइन प्रिंट हो गई तो यहाँ पे आउटपुट में इस लाइन इस तरीके से दिखेगी गुड मॉर्निंग, और इसके आगे न्यू लाइन आ चुकी है, मतलब ये न्यू लाइन पे आ चुका है यहाँ पे, और नेक्स्ट आउटपुट है ये आपको न्यू लाइन पे मिलेगा वेकअप। तो इस तरीके से क्या होगा, न्यू लाइन ऑपरेटर क्या करेगा, न्यू लाइन के ऊपर स्विच होगा और जो आउटपुट आएगा वो न्यू लाइन के ऊपर ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो आउटपुट है इस तरीके से आपको मिलेगा। तो एंडल का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, जो भी आपको डेटा प्रिंट करना है उसके आगे न्यू कैरेक्टर लगा सकते हो, ताकि उसके आगे जो आउटपुट आने वाला है वो आउटपुट न्यू लाइन से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एंडल का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया स्टैंडर्ड आउटपुट के बारे में। अभी हम देखेंगे स्टैंडर्ड इनपुट के बारे में। कंसोल इनपुट, C++ provide cin object to read a data from a console। ठीक है, तो जो भी डेटा है कंसोल से रीड करने के लिए वो cin ऑब्जेक्ट क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ठीक है, दिस ऑब्जेक्ट इज अ मेंबर ऑफ namespace std in iostream library। ठीक है, तो जो भी iostream लाइब्रेरी प्रोवाइड की है उसके अंदर नेम स्पेस std उसका वो मेंबर है। ठीक है, तो अब हम इसको एक्सेस करना है तो हम डायरेक्टली iostream को लाइब्रेरी को इंपोर्ट करके क्या करना होगा, हमें std नेम स्पेस को इंपोर्ट करके उसको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ cin यूज हियर, cin इसी को कहा जाता है कंसोल इनपुट, इज यूज एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर टू रीड डेटा फ्रॉम अ कंसोल। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि ये जो ऑपरेटर है
इस तरीके का सिंबल, ठीक है। इस ऑपरेटर का वो क्या करता है, डेटा रीड करने के लिए इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो अभी चलो हम हमारे प्रोग्राम के अंदर कुछ डेटा लेंगे यूज़र से और सी लैंग्वेज के प्रोग्राम के अंदर CN का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले आपको इंक्लूड करना है यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर, जिस फाइल के अंदर आप यूज़ करना चाहते हो, हैश इंक्लूड डायरेक्टिव प्री प्रोसेसर और यहाँ पे IO स्ट्रीम, ठीक है। इस लाइब्रेरी को आपको इंपोर्ट करना है यहाँ पे। नाउ नेम स्पेस है यूजिंग, लोड करना है नेम स्पेस std। तो आपने इस लाइब्रेरी में से std नेम स्पेस को लोड किया है। अब इसके मेंबर आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे वाइड मेन फंक्शन है। अभी यहाँ पे हमें एक डेटा लेना है यूज़र का और उसका स्क्वायर प्रिंट करना है, ठीक है। तो जैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, वेरिएबल एक नम वेरिएबल के अंदर अभी फ़िलहाल 0 रखेंगे हम, ठीक है। उसके बाद हम एक मैसेज देंगे सी आउट एंटर एनी नंबर, ठीक है। तो यूज़र को मैसेज दे दिया हमने। अब यूज़र को मैसेज दिखेगा, फिर यूज़र एक नंबर एंटर करेगा तो CN के ज़रिए हम उस नंबर को ले लेंगे हमारे नम नाम के वेरिएबल के अंदर, नम, ठीक है। तो डेटा ये रीड हो चुका है और इसको हम अभी प्रिंट करेंगे इसका स्क्वायर। तो जैसे हम प्रिंट करने के लिए सी आउट और सी आउट का इस्तेमाल करेंगे, स्क्वायर इज इक्वल टू, और फिर से सी आउट करेंगे इसका स्क्वायर, जैसे कि नम इंटू नम, उसी नंबर को उसी से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और फाइनली हम इसके आगे एंड कैरेक्टर लगाएंगे जो कि हमारा जो स्ट्रीम है उसको फ्लश करेगा ये, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से तो ये प्रोग्राम हो चुका है अभी यहाँ पे। तो ये है वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है। यहाँ पे हमने यूज़ किया है आउटपुट मैसेज है, यूज़र को मैसेज दिखेगा आउटपुट मैसेज। और यहाँ पे जो इस्तेमाल किया है हमने, यहाँ पे रीड डेटा फ्रॉम कंसोल, रीड डेटा फ्रॉम कंसोल, ठीक है। तो ये CN ऑब्जेक्ट है और ये है हमारा एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर और इसका डेटा हमने रीड किया है नंबर के अंदर, नम के अंदर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कंसोल इनपुट ले सकते हो। फिर यहाँ पे सी आउट करके हमने क्या किया है, ये स्क्वायर इज प्रिंट किया है, उसके आगे इसका स्क्वायर प्रिंट किया है और ये एंडल प्रिंट किया है, ठीक है। तो जैसे भी ये प्रोग्राम हमारा रन होगा तो यहाँ पे आउटपुट इस तरीके से आएगा। तो C++ का ये प्रोग्राम है हमारा, मतलब ये स्क्रीन है हमारी, ये कंसोल है, इसके ऊपर हमें आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम देखेंगे लाइन 1, यहाँ पे ये होगा लाइन 1, लाइन 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 5, लाइन नंबर 6, लाइन नंबर 7, ओके। तो ये प्रोग्राम हमारा है। तो सबसे पहले क्या होगा, नम इक्वल टू 0 चलाया जाएगा और लाइन नंबर 5 जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये मैसेज आएगा यहाँ पे, ठीक है, कि एंटर एनी नंबर। तो स्क्रीन के ऊपर ये मैसेज दिखेगा, एंटर एनी नंबर, ठीक है। तो जैसे भी मैसेज आएगा यूज़र प्रिंट एंटर करेगा। मान लो कि यूज़र ने एंटर किया यहाँ पे 5, ठीक है। जैसे यूज़र ने 5 एंटर किया है तो यहाँ पे फिर लाइन नंबर 6 से CN क्या करेगा, इस 5 को ले लेगा और इस नंबर के अंदर रखेगा, ठीक है। अब नंबर के अंदर कितना चला गया, 5 चला गया, ठीक है। उसके बाद फाइनल आउटपुट में आएगा स्क्वायर इज, तो यहाँ पे आएगा स्क्वायर इज नम इंटू नम, नम के अंदर कितना है 5, 5 इंटू 5 25, और बाकी एंडल आ जाएगा यहाँ पे। तो मतलब एंडल न्यू लाइन कैरेक्टर आपको दिखेगा नहीं यहाँ पे। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका आउटपुट आ जाएगा। आउटपुट ऑन अ कंसोल, ओके। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डेटा को रीड कर सकते हो यूजिंग अ सीन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कंसोल, ठीक है। अंडरस्टूड दिस वन, हाउ टू रीड अ डेटा फ्रॉम द कंसोल यूजिंग सीन and how to write a data to the console by using a
सी आउट. ओके, श्रावणी, अक्षता, समजते का तुम्हाला हे चांगल्या प्रकारे? सी प्लस बेस्ट हो वेने सर. समजतं? काही फरक वाटतो कॉलेज आणि इकडे? अक्षता, काही फरक वाटतो का? येस सर. हो सर. एवढे डिटेल मध्ये घेत घेत नाहीत नाहीत सर का? लेक्चर मध्ये. बर. हम्म. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं. यह हमारे टाइम का बैच था, बैच 9 PM. ठीक है, 9 PM टू हमने इसको ले लिया है 11 PM बैच. ठीक आहे. तो अभी हे सगळं मी प्रॉपर वेने घेतले तुम्हाला सगळे डिटेल्स. हे याचा वापर तुम्हाला कोडिंगसाठी पण ना की फक्त तुम्हाला परीक्षेपुरतं आहे असं नाही आहे. हे शिकले तर तुम्हाला कुठलीही प्रोग्रामिंग करण्यासाठी हेच कन्सेप्ट वापरले जातात C++चे. तर हे C++ खूप पॉवरफुल प्रोग्रामिंग लँग्वेज आहे. मतलब याचंच सगळीकडे याच्यावरूनच कोडिंग इन्स्पायर झालेले आहेत सगळ्या. ठीक आहे. तो ह्याचा जर तुम्ही प्रॉपर वेनं स्टडी केला तर तुम्ही प्रोग्रामिंगमध्ये चांगल्या प्रकारे काम करू शकता. ठीक आहे. तो ह्याच्यावर फोकस करा, नॉट लिमिटेड टू द एक्झामिनेशन. फक्त हे जे मी एवढं लिहून देतो आहे त्याच्यामागं कारण हे की हे तुमच्या नोट्स होतात ॲक्च्युली. तुम्हाला याच रेफर करायच्यात. ठीक आहे. दुसरं काही तुम्हाला रेफर करायची गरज नाही आहे. आणि याच्यामध्ये सगळ्या गोष्टी तुम्हाला मेन्शन केलेल्या आहेत कशा प्रकारे काय. ओके, तर याच तुमच्या नोट्स असतील. त्यामुळे हे सगळ्या गोष्टी मी प्रॉपर वेनं लिहून देतो तुम्हाला आणि या प्रकारे तुम्हाला हे घेतो. ठीक आहे. सो राईट नाव हिअर आवर कन्सोल इनपुट आउटपुट चॅप्टर कंप्लीटेड. ठीक आहे. तो उद्यापासून आपण डेव्हलपमेंट एन्व्हायरमेंट सेटअप करूया. ठीक आहे. आणि प्रॅक्टिकल स्टार्ट करूया ज्याच्यामध्ये तुम्हाला प्रॅक्टिकली ह्या आतापर्यंत जेवढं कोडिंग झालं आपलं थिअरीमध्ये जेवढं एक्सप्लेन केले सगळ्यांचं कोडिंग करून घेऊया आपण. जेवढे एक्झाम्पल दिलेत तुम्हाला हे सगळे कोडिंग आपण करून घेऊ उद्याच्या लेक्चरला. त्याच्यानंतर मग आपलं पुढले टॉपिक सुरू करूया आणि पटापट आपला सिलेबस कवर करूया. ठीक आहे. Okay, I think it's enough for today, and if there is nothing to discuss, then we have to wind up right now. Okay, so thank you so much, and we will see you tomorrow on the same time. और आई थिंक मुझे लगता है कि आपला टाईम लवकर ठेवूया, रात्रीचा नको टाईम. ओके, का रात्रीचा ठेवायचा 9चा टाईम. यस श्रावणी.